कि 70 साल के बाद कोई बैठा रह सकता है कि नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। आपने कहा हाँ बिल्कुल कहा। तो अगर किसी को किसी चीज की जानकारी नहीं रहती है, आप दोस्तों आप बताएं, जो देख रहे हैं वीडियो को वो बताएं। गूगल है, अगर किसी चीज को कभी जानकारी नहीं होती है तो वो अपनी गलती माने और ये बोले कि सर मुझे जानकारी नहीं है, हाँ तो मैं बोलता हूं जानकारी नहीं कर रहा, जब तक मैं इस पे जानकारी नहीं कर रहा, संविधान में लिखा है कि 70 साल के बाद कोई भी सरकारी पद नहीं ले सकते। इनको जैसे कोई जानकारी जब तक नहीं है लगता है आपको पता होना चाहिए। कंगन को दूसरी चीज सर, गूगल बाबा पे मत पूछिए सर। अरे पूछ लिया सर, ना आप संविधान में पढ़िए। नहीं सर मुझे कॉकरोच पलट गया, मैं बता दूं नहीं सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत खोलिए, पहले बता दूं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत खोलिए सर। ना मैं अभी भी अपील कर रहा हूँ दोस्त, आप भरोसा करिए, चेक कर लेंगे। मैं पढ़ने दो। आप अगर खोलना है तो संविधान की बुक वो बच्चा वो पढ़ लेंगे, संविधान की बुक रखा है सर, वो उठा के पढ़िए। दूसरी चीज सर, ये अजीत डोभाल की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं अगर अजीत डोभाल की बात है तो 70+ हो चुके हैं। हर चीज की एक समय सीमा होती है, संविधान में लिखा है कि अगर समय सीमा तक आप किसी पद पर रहते हैं उसके बाद में जब वो आपको हट जाना चाहिए, आपको रिजाइन करना चाहिए। कुछ पढ़ लूं, पढ़िए। शिवा ने मुझसे कहा ये इस पे मैं इस पे एग्री नहीं हूँ। अरे नहीं हो एग्री, बोलने तो दो, बोलने की स्वतंत्रता है। I do not trust on the social media on the WhatsApp University। ओके, बोलने की स्वतंत्रता है, नहीं हमारे सामने इसको आप स्वतंत्रता नहीं है बोलने की। हम WhatsApp यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेंगे, WhatsApp यूनिवर्सिटी को हम नहीं सुनेंगे। बस मैं इतना कहूंगा, अरे भाई सर जो बोले हैं वो भी आप सुने हैं, मैं जो बोला हूँ वो भी सुना हूँ। भारत का संविधान ये हमें बोलता है, ये हमें सिखाता है। आप संविधान जरूर चेक करना कि उसमें पद पे ये जरूर चेक करना के कह रहे हैं, मैंने चेक किया है। कितने साल तक प्रधानमंत्री के पद पे बना रह सकता है ये आप बताइए कमेंट में। हाँ मैं पढ़ता हूँ, आप बताइए। मैं पढ़ता हूँ। और ये कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है, तो अगर हमको नहीं पता है आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, अरे भाई पढ़ने तो दो, मेरे सामने मत पढ़िए, मेरे सामने मत पढ़िए। तो व्हाट्सएप मैं कहा ना कि मुझे विश्वास नहीं है, बदमाशी है यार। आप संविधान की बुलाइए ना। अच्छा मैं आपको बोलने तो वहाँ से बताऊं, अरे तो बोलने भी तो दोगे यार, मेरी बात सुनो। कॉकरोच हो तो खा जाओगे यार, बोलने अरे सर 1 मिनट रुको खाने पे तो आप लगे हैं, अरे यार तो आप लगे हैं। नहीं अरे 1 मिनट रुको ना, आप तो पढ़िए उधर, मैं बात कर रहा हूँ। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम जो देश की जनता हमारे भाई बहन देख रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। फिर मैं कर लेता हूँ। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि भाई बोल रहे हैं कि 70 साल के बाद बना रह सकते हैं, आप बताइए कमेंट में, गाली वाली मत दीजिएगा, ईमानदारी से पीसफुल तरीके से इज्जत के साथ में बताइएगा कि भारत के संविधान में यह मेंशन है कि नहीं कोई भी प्रधानमंत्री 70 साल के ऊपर नहीं रह सकता। अब मैं बोल लूं, और दूसरी चीज अब मैं बोल लूं, इन्होंने अजीत डोभाल का बात किया, तो यहाँ पे अजीत डोभाल के बारे में हम बात नहीं करेंगे। मैंने सर से पहले बोला था, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप शिक्षा पे बात करिए, शिक्षा में हुई गड़बड़ी पे बात करिए, कौन जिम्मेदार है उस पे बात करिए, और क्या होना चाहिए, क्या मांग है, क्या नहीं होना चाहिए उस पे बात करिए। सबसे पहले चीज आप पूरा इंटरव्यू देखें, आप आकलन कर लीजिए इन्होंने कौन सा टॉपिक से अरे सर मैं डरूंगा आपके साथ आऊंगा। अच्छा, मैं आपसे क्यों डरूंगा सर, आप कौन है? मैंने एक सवाल पूछा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सवाल यार बोलने तो दो यार, ये तो बदमाशी है यार, यूनिवर्सिटी का सवाल नहीं चाहिए सर, बोलने दिए ना व्हाट्सएप। अरे मैं मेरे को भी तो बोलने दो, चैनल मेरा है, आप अपने बुद्धि विवेक से सवाल कीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं सर। चले जाओ भाई, आप चले जाओ, बुद्धि विवेक से पूछिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं सर। चले जाओ, मैं बात कर लूं अपनी। असलियत आप लोग देख सकते हैं, असलियत आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप जाओ। हमें पहले से पता था भाई कहाँ से हैं, कौन से मीडिया से हैं, बट फिर भी मैंने इंटरव्यू दिया कि चलिए हो गया, मेरे पास जो नॉलेज है। ठीक है आप लोग डिसाइड करिए। ठीक है बस हो गया। मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं इनके अब मुझे इनके विचारधारा से, इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से परेशान होके मैं। अरे तो पढ़ने तो दोगे भाई, क्या लिखा है? अरे पढ़ने तो दोगे यार, बार बोलो आप पढ़ने तो दोगे यार, आप संविधान उठा के आप संविधान उठा के पढ़िए। मैं अरे तो मुझे छोड़ दो ना, 2 सेकंड नहीं दे रहा बंदा, 2 सेकंड से नहीं दे रहा, बोलने तो दो यार। 2 सेकंड बोलने की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, आप लोकतंत्र का गला काट रहे हैं, बोलने की आजादी नहीं है यार। आप लोग अच्छा 1 मिनट 1 सेकंड 10 सेकंड तो बोलने दो। ये भाई लोकतंत्र का 10 सेकंड नहीं बोलने, हम नैनो से आप काट रहे हो गुरु। अरे यार 10 मिनट बात रखने दो भाई, 2 सेकंड तो बोलने दो, 2 सेकंड तो बोलने दो, 2 सेकंड तो बोलने दो, 2 सेकंड। अरे यार बोलने नहीं दे, अरे बोलने दो। अच्छा अरे तो यार 1 सेकंड रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अच्छा भाइयों, मैंने एक सवाल कहा, अरे मैं एक सवाल पूछा, मैं आप सबसे पूछता हूँ। अच्छा आप सबसे पूछता हूँ, हाँ भैया, और एक मिनट रुको,
एक मिनट, मैं इन सबसे पूछता हूँ भैया, मैंने एक सवाल पूछा। अरे यार सुनने का मादा रखो यार, भाग रहे हो यार, हाँ भाग रहे हो यार, बैठ जाओ। मैंने भाई आप सबसे एक सवाल पूछा, मुझे नहीं पता, मैंने ये सवाल पूछा क्या भारत के संविधान में ऐसा लिखा है कि 70 साल के बाद कोई काम नहीं कर सकता? नहीं नहीं, इन्होंने कहा लिखा है, मोदी ने बोला था। नहीं इन्होंने कहा लिखा है, मैंने ढूंढा, इसमें कह रहा नहीं लिखा। आप इधर आओ बड़े भाई, आप भी कॉकरोच जानते। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक युवा कॉकरोच हैं। कॉकरोच तो आपने देखा ही, जिस तरह से देश में आंदोलन चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी एक सटायर से, एक व्यंग से शुरू हुई थी, लेकिन उस व्यंग के अंदर एक पीड़ा थी, उस व्यंग के अंदर एक दर्द था, उस व्यंग के अंदर ये था कि हम भी इंसान हैं और आप हमको कॉकरोच कहते हो तो हम कॉकरोच ये दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन पीड़ा में लोगों का इकट्ठा हो जाना अलग विषय है। विषय की जानकारी कितनी है, कितनी गहराई से उस बात को कर रहे हैं और आगे की इनकी दूरदृष्टि क्या है, मतलब ये आगे इस पूरे आंदोलन को कैसे देखते हैं। तो एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, लखनऊ से आए हैं, नाम है शिवा, और इनकी मैं कल से डेडिकेशन देख रहा हूँ कि ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये भारत में नहीं मिलता, तो कहीं विदेश से इन्होंने मंगाया और जंतर मंतर पर लगातार अपनी बात कह रहे हैं। स्वागत है शिवा आपका। थैंक यू सर। ये जो आप पूरी तरीके से इस तरह से मैं देख रहा हूँ, इसको इतना मोटा है जी सर, और आप पूरी तरह से ढके हुए हो, इवन मास्क भी है, इतनी गर्मी में, इतना हॉट एंड ह्यूमिड है कि आदमी सांस लेने में परेशानी हो रही है। जी सर। आपको क्या प्रेरित कर रहा है, क्यों कर रहे हो आप ये? सर मुझे एक चीज़ ये प्रेरित कर रहा है कि सर मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी इस चीज़ से इफेक्ट हुआ हूँ सर, क्योंकि मैं भी वैकेंसी आती है, फॉर्म भरता हूँ, एग्जाम देता हूँ, लीक हो जाता है, पैसा बर्बाद होता है, आने जाने का टाइम बर्बाद होता है सर, ट्रैवल का खर्चा बर्बाद होता है सर, अगर कहीं दूसरे जिले में होता है तो हम स्टे करते हैं एक दिन पहले पहुँच के, उसमें पैसा बर्बाद होता है। दूसरी चीज़, हम तो चलो कहीं हद तक हम मैनेज कर सकते हैं सर, बट यहाँ पे ऐसे भी परिवार के बच्चे आए हैं सर जिनके माँ बाप 300 रुपये एक दिन के दिहाड़ी पे मजदूरी करते हैं, और अगर उनको कोई वैकेंसी का फॉर्म भरना होता है सर तो वो 400-500 का 2 दिहाड़ी का अपना पूरा पैसा लगा के फॉर्म भरवाते हैं और परीक्षा देते हैं, और वो लीक हो जाता है सर। टाइम बर्बाद हुआ, मेहनत बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ सर, जो गए पेपर दिए सेंटर तक पहुँचे उसमें खर्चा हुआ सर। तो बात ये है ना सर कि इतने जो यहाँ से 12 से 15 दिन से लगातार 20 से 25-30 लगभग भाई और बहन हमारे यहाँ पे बिना कुछ खाए पिए अपने शरीर को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, अपने शरीर को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सर जैसे 20-25 बच्चों ने सुसाइड करके अपने आप को ख़त्म किया, इसी वजह से हम उन बच्चों के लिए अपने आप को भी ख़त्म कर देंगे अगर आप सही समय पे सही निर्णायक फैसला ना ले करके, और अगर अपनी पार्टी को और एक भ्रष्ट नेता को बचाने के लिए अगर आप काम करेंगे। तो जैसे 20-25 बच्चों ने अपने आप को ख़त्म किया सर, सुसाइड किया, उनके हम ध्यान में उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम भी अपने आप को ख़त्म करेंगे, और आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपसे गलती हुई है सर। क्रोध की बात, गुस्से की बात, पीड़ा की बात अलग है, लेकिन सुधार की बात, व्यवस्था परिवर्तन की बात और सत्ता परिवर्तन की बात की गहरी समझ होनी चाहिए। मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं इसको। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की आप लोग बात कर रहे हैं जी। मंच पे बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें भी होती हैं, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। लेकिन मैं मोटी बात पे आता हूँ, मैं शिक्षा पे ही आता हूँ जी। जब आप बात करते हो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, और यहाँ मंच से ये भी कहा जाता है कि मोदी जी भी, उनकी नीति भी उन्होंने ही धर्मेंद्र प्रधान को बनाया है, और क्योंकि ऐसा कहा गया है, भारत का संविधान आपने पढ़ा होगा कि कैबिनेट की पूरी जिम्मेवारी होती है जी। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को अगर आप दोषी मानते हो तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी भी उसमें दोषी में आ जाते हैं। नहीं सर, क्या है ना, उनको हम अभी डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी को दोषी नहीं मान सकते हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति। आप क्लीन चिट दे रहे हो? नहीं, क्लीन चिट दे नहीं रहा हूँ सर, पहले पूरी बात हमारी आप समझिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं इसलिए नहीं मानता दोषी क्योंकि देश में पहली बार धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री बने थे 2021 में, पहली बार, राइट? ठीक है। तो अगर किसी मंत्रालय को आपने प्रीवियस ईयर में अगर नहीं चलाया है, इसका
मतलब आप फ्रेशर हैं तो कोई भी आपके ऊपर पहली बार यकीन करके और जिम्मेदारी दे सकता है। अगर आप पहले भी चलाए होते और पहले भी गलती हुई होती और उसके बाद में दोबारा आपको कोई नियुक्त करता, तब हम उस टाइम पे कहते कि वो गलत किए थे, क्योंकि इनकी हिस्ट्री पहले गलती हो चुकी है हिस्ट्री में। तो पहली बार था सर, भरोसा करना मोदी जी का, आदरणीय मोदी जी का काम है और वो करना भी चाहिए। पार्टी में कोई भी अगर नेता है तो उस पर एक बार ट्रस्ट करना चाहिए जो मोदी जी ने किया था, लेकिन उस विश्वास पे खरा उतरे, ये जिम्मेदारी उस नेता की होती है जिस पे वो विश्वास करते हैं। ठीक, तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। मोदी जी ने अच्छा काम किया था, मौका सबको मिलना चाहिए, हालांकि बीजेपी जैसा कि सबको मौका देती है, लेकिन उस मौके पे ईमानदारी से काम करके और उतना ही विश्वास के साथ रिजल्ट भी देना होता है नेताओं को, जो धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं दे पाए हैं। तो इसलिए हम मोदी जी को इसमें मतलब वो नहीं मानेंगे, दोषी, हाँ दोषी नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने पहली बार इनको मौका दिया था, विश्वास करके मौका दिया था और इन्होंने अच्छा अपना कार्यकाल नहीं निभाया। इनके वजह से 20 से 25 बच्चे सर अपने अपने जान को बलिदान पे चढ़ा दिए, बलि चढ़ा दिए और 2 करोड़ प्लस बच्चे प्रभावित हुए हैं सर एग्जाम से। अगर सारे एग्जाम को मिलाया जाए, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे हो गया सर और अलग अलग स्टेट लेवल पे जो भी एग्जाम होता है सर, तो बहुत सारे बच्चे सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है सर। तो इस वजह से इनको एक सवाल मैं फिर से थोड़ा सा और एलोबोरेट करके पूछता हूं, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए, फिर मैं समझे। तो आपने एनटीए की बात की है, यहाँ पे मैंने देखा पोस्टर्स में लिखा हुआ कि एनटीए को स्क्रैप करो, हटाओ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हटाने की बात हो रही है जी। अब जब शिक्षा नीति की बात हो रही है, शिक्षा नीति में चेंज की बात हो रही है जी, तो ये शिक्षा नीति, एनटीए, ये सब चीज तो धर्मेंद्र प्रधान के अकेले बस की नहीं है, क्योंकि ये तो कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी है, सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी है। और अगर या तो सरकार, आप ये कह रहे हो सरकार सब फील्ड में सब तरह से नीति विधि सब सही है, नई शिक्षा नीति सही है, एनटीए भी सही है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का पेपर लीक हो रहा धर्मेंद्र प्रधान की वजह से, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मोदी जी को क्लीन चिट दे रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कह रहे हो तो फिर आपका विजन, मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ा और गहरे से सोचना चाहिए भाई कि कुछ और, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, मैं कह रहा हूँ कि अभी धर्मेंद्र प्रधान और फिर उसके आगे और कुछ होगा, शायद आपके कुछ पत्ते नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मैं बता दूं आपको, जहां तक मुझे अभी तक पता है कि अभी हम लोग का सिर्फ एक सब्जेक्ट है सर जो सबसे बड़े लेवल पे चर्चा में हुई है, नीट की परीक्षा। और नीट की परीक्षा सर इसलिए चर्चा हुई कि एक ऐसे नीट की ही परीक्षा इकलौती है जो पिछले 3 से 4 साल से लगातार लीक हो रही है सर। लीक तो बहुत सारे परीक्षाएं हुई हैं, एनटीए एजेंसी से हो रही है ना। हाँ, मैं बता दूं आपको। और वो कैसे बनी, एनटीए कैसे बनी? मैं सर बता दूं आपको, मैं बता दूं, इससे पहले इतने बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेशन, इससे पहले इतने बड़े लेवल पे इतनी कंट्रोवर्सी नहीं हुई सर नीट के परीक्षा को लेकर। पहली चीज़ तो जब पिछले 3-4 साल से पूरे देश के युवा प्रभावित हो रहे हैं कम से कम 20 से 25 लाख के नंबर में, तो सर एक बार कोई बर्दाश्त करेगा, 2 बार बर्दाश्त करेगा, लेकिन सर तीसरी बार आप प्लीज़ एक बार, हम लोग का मानना यह है कि अगर आप शिक्षा मंत्री को बदल देते हैं सर तो आप खुश हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, चले जाएंगे यहाँ सर देखिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, खुश हो जाएंगे और आगे उम्मीद ये करेंगे कि दूसरा जो शिक्षा मंत्री, परिवर्तन होगा, व्यवस्था तो वैसी की वैसी रहेगी, वही फिर कोई और आएगा, फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। ना नहीं दोहराएगा सर। मैं आपको मैं आपको इसका मतलब आश्वासन दे सकता हूँ, दूसरी बार कोई इसलिए नहीं दोहराएगा क्योंकि जो भी आएगा वो इस देश का ही व्यक्ति होगा, इसी कैबिनेट का ही कोई एक इंसान होगा, बीजेपी का है, क्योंकि इस बार इस समय रूलिंग पार्टी वही है, तो उसी का कोई दूसरा नया कैंडिडेट आएगा, तो उसको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि अगर पिछले 3-4 साल से इस लापरवाही की वजह से अगर धर्मेंद्र जी को हटना पड़ा है, तो ऐसा कोई गलती हमसे या फिर ऐसा कोई चूक हमसे ना हो पाए, ऐसा हो जाए कि रीसफल हो जाए कैबिनेट में और धर्मेंद्र प्रधान को उठाकर और कोई अच्छा मलाईदार मंत्रालय दे दिया जाए, उन पर और कृपा बरस जाए। हाँ तो सर वो वहाँ जाएंगे, उससे हम सबको कोई विरोध नहीं है। विरोध तब होगा जब जहाँ जाएंगे और वहाँ भी गड़बड़ी करेंगे, तब हम लोग को विरोध होगा सर। मतलब यहाँ पे जो आदमी गलत है वो दूसरे मंत्रालय में सही हो जाएगा? नहीं, बात यहाँ पे हम ये नहीं आपसे बोले कि हम उनको किसी और मंत्रालय में भेजें। अभी मेरा मानना यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दिया जाए और इस्तीफा देने के बाद अगर मोदी जी पॉसिबल उनको लगे कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो रही है, तो एक काम वो जरूर करें, धर्मेंद्र प्रधान जी को एक शिक्षा मंत्रालय या फिर कोई भी मंत्रालय एक अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से और ईमानदारी से कैसे चलाया जाए, इसकी उनको ट्रेनिंग दी जाए। शिक्षा के विकेंद्रीकरण पर जो बात होती है, जैसे आपको पता ही होगा संविधान की समवर्ती सूची में आती है शिक्षा, जिसके अंदर वो राज्य का भी विषय होता है, केंद्र का भी विषय होता है, लेकिन जिस तरह से सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है शिक्षा में जी,
उस पर आपका क्या विचार है? नई सरकार 3 भाषा की पॉलिसी लेकर आ रही है, कुछ लोग अच्छा कह रहे हैं, आप क्या सोचते हो? नहीं सर, देखिए कोई भी अगर पॉलिसी आ रही है तो यही सिर्फ शिक्षा नीति की ही पॉलिसी नहीं है सर। अभी तक कोई भी पॉलिसी अगर आई है तो हर एक पॉलिसी का, जो पॉलिसी सक्सेस भी हो गई है, हर एक पॉलिसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है सर। अच्छा, तो आप इतना खुले दिल से कह रहे हो कि नई शिक्षा नीति में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और बहुत सारी खराबियाँ हो सकती हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि सर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ खराबियाँ भी हैं। बट सर देखिए, हर चीज़ में खराबी और अच्छाई होती है, लेकिन हमें उसमें इस तरीके से काम करना होगा कि जो अच्छाई है उस पर अच्छे से काम करें और जो बुराई है उस पर हम कैसे कंट्रोल या फिर नियंत्रण कैसे बनाए रखें जिसकी वजह से प्रभावित ना हो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को ग्रहण करे, थोता दे उड़ाए। नहीं सर, वो मेरे कहने का मतलब नहीं है। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जैसे देखिए, अगर शिक्षा CBSE बोर्ड का या मान लीजिए, अब CBSE का सब पूरा CBSE पैटर्न हो गया, लेकिन अभी तक पिछले 2-2.5 महीने हो गए क्लास शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक CBSE की बुक नहीं आई है सर। बच्चे क्या पढ़ेंगे आप बताइए? आज कॉकरोच आंदोलन का, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का, युवाओं के आंदोलन का, देश के प्रखर बुद्धि जो कहते हैं, युवा कहते हैं एकदम जोश का, आज 20 दिन से ज्यादा हो गए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आप ये परीक्षा की बात करते हो, एक परीक्षा लेकर किसी को आप अफसर बना देते हो, एक परीक्षा, सिर्फ एक परीक्षा में उसमें 100 सवाल पूछकर या 150 सवाल पूछकर किसी को आप जज कर लेते हो, उसको IAS बना देते हो, उसको बड़े बड़े पदों पर डाल देते हो। आपको नहीं लगता कि ये परीक्षा लेना ही, ये सिस्टम जो ये व्यवस्था है, परीक्षाओं की व्यवस्था है, लीक होता है वो अलग विषय है, ये परीक्षा की व्यवस्था ही गलत है? क्योंकि एक परीक्षा से आप किसी आदमी को कैसे जज कर पाओगे, उसकी इंटेंशन, उसका भाव, उसकी सेवा, उसकी स्किल, क्या आप जज कर सकते हो एक परीक्षा से? ये तो आपको प्रतिदिन परखना होगा उसको। तो ये एक परीक्षा से जो व्यवस्थाएं बन रही हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो वो राजा सा महसूस करते हैं, क्योंकि वही जॉब का, जैसे ड्राइवर की जॉब है, आपको मार्केट में 15,000 मिलेगा, सरकारी नौकरी में आपको लाख रुपए तक मिल जाएगा। और उसके बाद आपको पता ही है सरकारी नौकर किस चीज़ के लिए बदनाम है, कि किस तरह की कमाइयाँ उनकी होती हैं, पूरा देश तरसते हैं। आप लोग भी तरसते उन सरकारी नौकरों की वजह से ही, जो इसको कंट्रोल कर सकते थे, इसको रोक सकते थे लीक को, उन्होंने लीक करा दिया। तो वही नौकरी के लिए आप लोग जा रहे हो, तो देश की जनता कॉकरोचेस पर कैसे भरोसा करे? क्योंकि वो तो कहेगी आप लोगों का आंदोलन है, भाई आप लोग खड़े हो, अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हो, अपने लिए लड़ रहे हो, देश के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए तो है नहीं आपका आंदोलन। आप तो बस धर्मेंद्र प्रधान हट जाए, दूसरे डिपार्टमेंट में जाए, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी बने रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहाँ व्यवस्था बदली? फिर तो ये है कि आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, क्यों देश खड़ा हो आपके साथ? मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपने ये बोला जो कि एक परीक्षा से IAS और IPS बना दिया जाता है। पहली बात मैं आपको करेक्ट कर दूं, थोड़ा एडिट करूंगा। दो तीन परीक्षा कह लोगे? 2-3 भी नहीं होती सर, इसमें टोटल 9 परीक्षाएं होती हैं, 2-3 नहीं होती। 9 परीक्षा से बना दो? हाँ, IAS में टोटल 9 परीक्षाएं होती है। सेकंड में आप कंप्लीट करने दीजिए। मेंस होती है, इंटरव्यू होता है, जहाँ तक मुझे पता 3 है। सर नहीं, 3 भी नहीं है, आपको नहीं पूरी जानकारी है, मैं आपको बता दूं। जहाँ मेरे से गलती होगी आप बिल्कुल पॉइंट आउट करिएगा, मेरे गार्जियन के रूप में। बताइए। परीक्षाएं इसमें टोटल 9 से 10 परीक्षाएं लगभग होती हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है सर। नीट की जो ये UPSC की परीक्षा है सर, ये बहुत बड़े लेवल की परीक्षा है, बहुत बड़े लेवल के, सबसे भारत के सबसे बड़ा स्थान का अधिकारी इस पर नियुक्त किया जाता है। तो प्री का जो एग्जाम होता है सर, प्रीलिम्स, उसमें 2 परीक्षाएं होती हैं। एक GS का, मैं बता दूं, नहीं आपने परीक्षाओं का नाम लिया कि एक परीक्षा, नहीं, परीक्षा बोलेंगे तो एक ही बोला जाएगा, एक ही बोला जाएगा सर, लेकिन उसके अंदर भी आप ऐसे कहोगे उसमें 100 सवाल होते हैं। नहीं सवाल के नहीं, उसमें स्टेज जो होता है ना सर, सिर्फ प्री क्वालिफाई करने से नहीं होता, प्री के अंदर भी स्टेज हैं, हर एक स्टेज को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और हर एक स्टेज जो डिवाइड किया गया है उसका भी बहुत बड़ा रोल है सर। इसलिए डिवाइड किया गया है कि एक स्टेज में आपके इस दिमाग को पहचाना जाएगा, दूसरे स्टेज में आपके बुद्धि को पहचाना जाएगा, तीसरे दिमाग में आपके सहनशीलता को पहचाना जाएगा, तीसरे स्टेज में, चौथे स्टेज में अगर आप बहुत कोई अचानक से कोई अगर दुर्घटना हो जाए तो उस तरीके से आप एज ए सीनियर सर्वेंट, सिविल सर्वेंट आप कैसे मैनेज करेंगे। चौथे स्टेज में वो आपकी क्षमता पहचाना जाएगा। पांचवें स्टेज में आपकी नॉलेज को परखा जाएगा, जिसको मेंस के रूप में आप जानते होंगे। मेंस के अंदर भी 6-7 पेपर होते हैं सर, मैं आपको अगर डिटेल में नहीं बताऊंगा नहीं तो लंबा इंटरव्यू जाएगा। नहीं लंबा तो चाहिए मुझे। हर एक सर जो स्टेज है इसके अंदर ना, GS फर्स्ट, GS सेकंड, GS थर्ड, GS फोर्थ, फिर एक अनिवार्य एग्जाम। तो सर देखिए, अगर एक स्टेज बना है ना सर, तो उसका एक अलग अलग अपने लेवल पे मतलब है सर। एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ 10 आदमी बैठे हों, 10 आदमी बैठे हों, एक आदमी
लिखना, सवाल लिखना, मैं सवाल पूछूं दर्द क्या होता है, ठीक है, वो एक आदमी लिखेगा, वो पढ़ के आया, एक किताब से पढ़ के आ गया दर्द ये होता है, दूसरा लिखेगा दर्द ये होता है, तीसरा लिखेगा दर्द ये होता है। मैं एक बात कहूंगा, जाके पैर ना फटे भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ये जो आईएएस बना रहे हो आप जी सर, ये सिर्फ किताबी ज्ञान या कुछ क्वेश्चंस रट लिए, कुछ किताबें पढ़ ली, उसने उसको उस सवालों को आंसर दे दिया, उसको आपने उसको कहाँ परखा? एक परीक्षा लेने में आपने उसने वो सवाल याद भी किए हो सकते हैं, वो करेक्टर में होंगे कि नहीं होंगे, ये कैसे जज करोगे आप? उसके चरित्र में वो जो संवेदनशीलता की जो बात कर रहे हो, संवेदनशील होने का दिखावा करना, और संवेदनशील तब पता लगेगा जब 50 आदमियों के बीच घूमेगा वो। एग्जैक्टली मैं इस पे आ रहा तो हूं। ये आईएएस में होता है? हाँ बिल्कुल होता है सर, मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता होगा, बोल नहीं रहे हैं, या फिर हो सकता है ना पता हो। बताइए। हर तरीके से इनको परखा जाता है, क्योंकि पेपर में आप जो कह रहे हैं ना कि दिखावा करते हो, चलो ठीक है, दिखावा आप पेपर में रिटन एग्जाम में कर सकते हो, राइट? आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू लेने वाला कौन होता है सर? मैं आप एक सेकंड मैं बता दूं। इंटरव्यू के अंदर आप परख लोगे उसको? हाँ बिल्कुल सर। आपने एक साइंस का नियम, आपने एक साइंस का नियम सुना होगा शायद। मैं एग्जांपल बताऊं सर, मैं वहाँ पे आपको दिखा, आपने हमें वहाँ से बुलाया यहाँ तक, हमसे आप 2 मिनट बात किए, 2 मिनट में आप अगर हमें नहीं परखे तो आप इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? अगर आप हमें 2 मिनट में, एक सेकंड नहीं सर, 1 सेकंड, 2 मिनट में कम से कम इतना तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, थोड़ा तो आप परखे होंगे ना, कि 10 मिनट में इंटरव्यू आपको दे सकूं, इतना लायक समझे, ये सही है कि नहीं? तो 10 मिनट के लिए हुए तो बस मैं आपको बता दूं सर, मेरी बात सुनिए फिर आप करना। मैं एक टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 2 मिनट से 10 मिनट तक पहुंचे जी, 10 मिनट से 100 मिनट तक पहुंचेंगे जी, 100 मिनट परख के 1000 मिनट पे पहुंचेंगे, 1000 मिनट परख के 1 लाख मिनट पे पहुंचेंगे। लेकिन एक भाई साहब को 2-3 पेपर या 9 पेपर कह लो, उसमें परख कर आप और उसको पूरी जिंदगी के लिए आईएएस बना देते हैं। अरे नेता भी 5 साल में बदल जाता है, इनको ये जो नौकर बन जाते हैं खास किस्म के होते हैं, यही तो परेशानी दे रहे हैं सारी। ना बिल्कुल ये नहीं दे रहे हैं सर। नीति कौन बना रहा है? ये नहीं दे रहे हैं सर, नीति बना रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे बहुत सारे जो आपको नौकरशाही से कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है, सब हमारे सोनम वांगचुक जो बैठे हैं ना, सोनम वांगचुक बैठे हैं, आपको पता है किस लिए बैठे हैं? अभी तो खैर वो शिक्षा के लिए बैठे हैं, आप तो नए कॉकरोच हो। सोनम वांगचुक बहुत पुराने लड़ रहे हैं, और वो इसीलिए लड़ रहे थे कि जो अफसरशाही थी ना लद्दाख के अंदर, वो क्या मांग रहे हैं वहाँ? वो मांग रहे हैं कि ये जो अफसरशाही खत्म करो और वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा दो, या फिर लद्दाख को अपने लोग दो, वो लोग चुन के आए। वो क्यों नहीं कहता? अगर अफसर इतना ही अच्छा होता है, तो इतना अच्छा चुन लिया आपने, वो तो बहुत बढ़िया चुन लिया आपने, फिर ये अफसर क्यों? हर कोई कहता है अफसरशाही खत्म होनी चाहिए। मैं बता दूं सर, अफसरशाही वाली बात नहीं है यहाँ पे। सोनम सर भी हमारी कल से 5 से 6 मिनट उनसे वार्ता हुई, कल मैं मिला था उनसे स्टेज पे, वो बता रहे थे, खुद हमने बात किया उनसे, वो यहाँ पे कह रहे हैं बहुत सारे सीनियर लेवल के अधिकारी यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के और आईएएस के सीनियर अधिकारी उनसे आके मिलते हैं यहाँ पे। वो जब अनशन बैठे हैं जिस दिन से, उस दिन से आज तक कम से कम 2-3 लोग आके मिल चुके सर, और सब लोग उनको इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हम लोग खुल के नहीं आ सकते, लेकिन जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, वो हमारे बच्चों के लिए भी है। और दूसरी चीज सर, अफसरशाही देश का बड़े पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर सच को सच नहीं कह सकता तो धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर। अगर आप सच को, आप अफसर हो और आप डरे हुए हो, नौकरी से डरे हुए हो, अपनी उससे डरे हुए हो, तो फिर तो करप्ट हो आप, क्योंकि आप हाँ मिलाए जा रहे हो प्रशासन की। हाँ तो ये चीज सर, ये चीज उनको, ऐसे भी अफसर हैं जिनको खेमका जैसे जिनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर भी वो झूठ को झूठ कहते हैं, सच को सच कहते हैं। मैं बता दूं, वो यहाँ आके, वो मालूम है क्या है, वो यहाँ आके चुप कर रहे हैं, क्या पता यहाँ पे मीठी मीठी बातें करते होंगे, सोनम वांगचुक से कुछ खबर ले जाएंगे, उधर मोदी को दे देंगे। मैं एक चीज पहले आपका एक क्वेश्चन में कंप्लीट कर दूं। आपने जो बोला कि आईएएस ऐसे बना दिया जाता है सर, उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, लगभग 30 से 40 मिनट का इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू कम से कम 40 मिनट में मेरी बात तो सर सुनिए, साथ में रहकर अपनी बीवी को जज नहीं कर पाते लोग, तुम 40 मिनट में देश को जज करने के लिए बना दो। बात आप सुन नहीं रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, मेरी बात भी तो सुनिए आप। 40-45 मिनट तक इंटरव्यू होता है सर, उनकी नॉलेज की परीक्षा मेंस में हो जाती है। 40 मिनट में जांच लोगे किसी आदमी? मेरी बात सुनो तो, किसी आदमी को परख लोगे 40 मिनट में? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हो, बस अपनी बात रख रहे हो। तो हाँ प्लीज सुनिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि उनकी नॉलेज जो है, नॉलेज का
अवेलेबिलिटी वो मेंस में चेक की जाती है, और इंटरव्यू में उनका जो बुद्धि उनकी कैसी है, वो किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे वो चेक किया जाता है। उसके बाद वो भाव भी चेक किया जाता है। उसके बाद भी नहीं खत्म होता सर, उसके बाद में उनको 2 साल के लिए भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए लबासना। 1 साल वहाँ पे उनकी एजुकेशनल ट्रेनिंग होती है, और 1 साल के उनको भेज दिया जाता है फील्ड में। अच्छा। कि आप किसी ऐसे अधिकारी के साथ में जाके 1 साल तक अपने आप को ग्राउंड लेवल पे दीजिए, कि जो अधिकारी पिछले 10 से 15, 20 साल, 30 साल से वो ड्यूटी कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस है, और तब वो 1 साल ट्रेनिंग करके फिर वो लबासना जाएगा सर। मेरे घर में एक सवाल का सुनिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। इस देश के अंदर जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने कलेक्टर बनाया था, वो किस लिए बनाया था? आईएएस किस लिए बनाए? अब आईएएस हो गए वो जो पहले कलेक्टर होते थे, वो देश के अंदर सरकार के रूल को स्थापित करने के लिए, ठीक है, जिसे तुम कानून कहते हो, वो सरकार का रूल मैं कह देता हूँ उसको, सरकार वो कानून बन जाता है, सरकार पास कर देती है। क्यों नहीं? जो ब्रिटेन में क्या सिस्टम है, ब्रिटेन में सिस्टम है, पहले आप बनोगे हवलदार, फिर आप बनोगे, अगर पूरा आपको 1 महीने तक, आपको 1 साल तक आपको जज किया है, 6 महीने एक पीरियड है, उसमें अलग अलग पैरामीटर हैं, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस एवोल्यूशन। उस व्यक्ति को काम करा के लगातार परखा जाता है और फिर उसको बढ़ाते जाता है। यहाँ तो आपने सीधा ही किसी को अफसर बना देते हो। तो इसमें किसकी गलती है सर? तो व्यवस्था परिवर्तन की बात कहाँ कर रहे हैं? नहीं, इसमें किसकी गलती है? तो जस्टिफाई कर दिया कि आईएएस जैसे आप ये एग्जांपल दे रहे हैं, तो इस पे मैं क्रॉस करना चाहूंगा आपको। अगर स्टेप बाय स्टेप आप हवलदार से और एसपी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बिहार, हाँ कमिश्नर, चलो ठीक है मैं मान लिया, तो बिहार के अंदर डायरेक्ट कोई स्वास्थ्य मंत्री कैसे बन जाता है? वो पहले सांसद क्यों नहीं बना? वो पहले विधायक क्यों नहीं बना? बिहार का स्वास्थ्य मंत्री पहले सांसद उसको बनना चाहिए, फिर विधायक बनना चाहिए, या फिर पहले विधायक फिर सांसद, फिर उसको स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहिए सर। एक गलत को दूसरा गलत कहने से सही हो जाएगा? तो उस पे भी सर मेरी बात नहीं बनना चाहिए, उसके खिलाफ वहाँ पे आवाज उठी थी, पूरे देश में आवाज उठी थी। जस्टिफाई तो नहीं किया। नहीं, आपको मैं क्रॉस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं पहले हवलदार, ये तो मेरी बात कह रहे हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी बात का समर्थन कर रहे हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं समर्थन कर रहा हूँ ये मैं, वो भी गलत है, ये भी गलत है। मैं इसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आप ये कह रहे हो कि अगर डायरेक्ट हवलदार से कमिश्नर तक जाए, नीतीश कुमार का बेटा डायरेक्ट मंत्री बन रहा है, वो भी गलत है। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट अफसर बन रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके ज्ञान की परीक्षा ना लो। सर देखो, दोनों में फर्क बहुत है। एक बार हम अधिकारी को एक बार वो कर सकते हैं, क्योंकि अधिकारी कई पड़ाव से होकर गुजर के पास होकर तब वो अधिकारी बनता है, लेकिन उसको तो कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ा, उसको किसी भी पड़ाव से नहीं गुजरना पड़ा। नीतीश के बेटे को कोई भी परीक्षा नहीं हुई ना सर, तो मैं उसको भी गलत कह रहा हूं। आप ये बताइए, धर्मेंद्र जी कौन सी परीक्षा देके शिक्षा मंत्री बने हैं? बताइए आप हमें, कौन सी परीक्षा देके शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र जी? हाँ, कौन सी परीक्षा दिए थे जब शिक्षा मंत्री बने थे वो? तो परीक्षा तो होनी नहीं चाहिए ना? फिर क्यों नहीं होनी चाहिए परीक्षा? क्यों होनी चाहिए? वो तो कंटिन्यूअस आप किसी इंसान के बुद्धि को, आप किसी इंसान के नॉलेज को कैसे पता लगा? मैं बताता हूँ कैसे। एक परीक्षा की जगह आपको एक पूरा, आपने एक नई शिक्षा नीति में सुना होगा या नई स्कूलों में सुना होगा कि पहले क्या होता था, 2 परीक्षाएं होती थी। फिर सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा यार 2 परीक्षाओं में हम बच्चे को इवेल्युएट नहीं कर सकते। उन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। उन्होंने कहा हम बच्चे की हर तरह से परखेंगे उसको, वो खेलता कैसे है, वो क्लास में कैसे बिहेवियर है उसका, उसकी अटेंडेंस कैसी है, वो सीखने की उसकी कैपेसिटी कैसी है। वो परीक्षाएं, छोटी छोटी परीक्षाएं बनाएंगे, सिलेबस कम करेंगे, लेकिन हम सब तरफ से परखेंगे, तब उसे आगे बढ़ाएंगे, तब उसकी मार्किंग करेंगे। आपको इस बात को कहने में, व्यवस्था परिवर्तन की बात को कहने में क्या दिक्कत है कि भाई सबको नीचे से भर्ती करो और फिर धीरे धीरे उसको परखो, उसकी बुद्धि को परखो। मैं ये नहीं कहता बुद्धि को मत परखो, उसकी बुद्धि को भी परखो, लेकिन एक परीक्षा से मत परखो, 9 परीक्षाओं से मत परखो, उसको पूरे जीवन से उसको परखो। फिर उसको, जैसे अभी पुलिस वाले हैं, मुश्किल से 3 प्रमोशन मिलते हैं उनको पूरी लाइफ में, आपको पता होगा, आप तो खैर बहुत सारी तरह 3 प्रमोशन मिलते हैं मुश्किल से। आईएएस होगा तो उसको भी 3, 4, 5 प्रमोशन मिल जाएंगे, जैसे कैबिनेट तक चला जाएगा। क्यों ना ऐसा हो जैसा ब्रिटेन में होता है? उन्होंने तो ये व्यवस्था नहीं बनाई कि आईएएस को लगभग 10 से 11 प्रमोशन होता है। 10-11 हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ क्यों ना, और जरूरी है 10-11 मिल ही जाए सबको, ऐसा नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ क्यों ऐसी व्यवस्था ना बनाई जाए, क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जिसमें एक हवलदार से भर्ती होकर वही आदमी आगे बढ़ता चला जाए और उसका ही टेस्ट लो, क्योंकि उस जज को नीचे का पता नहीं है। जो लोग ऊपर से डायरेक्ट आ जाते हैं वो दर्द नहीं जानते नीचे का। नीचे काम, जैसे फील्ड में क्या काम होता है, पढ़े लिखे तो बहुत हैं, वो पढ़े लिखे तो बहुत है, किताब में टेस्ट में बड़े तेज होंगे, बुद्धि बड़ी प्रखर होगी, लेकिन क्या वो उतने सेंसिटिव होंगे? क्या वो उतने अनुभवी होंगे? क्या वो उतने संवेदनशील होंगे? ये सब तो आपको चेक किया नहीं, बस बुद्धि चेक कर ली। एक लड़का जो बिल्कुल सामाजिक नहीं है, 18 घंटे पढ़ता है, उसने समाज में कहाँ रहा? वो तो किताबों में घुसा रहा। ठीक है, मैं आपको फिर बाद में वो अपने परिवार में भी नहीं जाता। वो उन्होंने अपनी आईएएस ने अपना क्लब बना रखा है,
अपनी लॉबी बना रखी है, अपने लोग बना रखे हैं। किसी डीएम के उसमें आपके घर में है, आप नहीं बोलोगे, किसी डीएम के केबिन में घुस के देख लो, नेता को 50 गाली दे देते हो आप। डीएम के केबिन में मिलना आपको एक आध कोई अच्छा होगा, मैं उसका ये नहीं कहता, देखो हर जगह अच्छा होता है, लेकिन वो अपने व्यवहार से अच्छा है, वो दिल से अच्छा हो, वो हिट एंड रन केस है। लेकिन 90% इन ये अधिकारियों से कोई भी खुश नहीं है, जनता तो नहीं है खुश। नहीं सर, अधिकारियों से खुश इसलिए नहीं है क्योंकि अधिकारी भी किसी और के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम किसी के नौकर नहीं है, हम इस देश के सरकारी सर्वेंट हैं जो हमें नौकर है भाई, नौकर कहा जाता है, जनता के नौकर है, वो जनता के, पॉलिटिशियन के नहीं। नहीं पॉलिटिक्स सरकार के नौकर है भाई सर, बिल्कुल सरकार वो के। कहते हैं, कोई भी अभी आइए सर, मैं आपको बता दूं, मैं अभी एक थप्पड़ मारा है उसने, पांडे जी ने थप्पड़ मारा है, वो कह रहा है मैं सरकार का नौकर हूं। ना क्या भीड़ लगा रखी है? तो वो अंधभक्त है, वो अंधभक्त है। फिर अगर वो ये कह रहा है अपने आप को सरकार का नौकर, तो फिर वो अंधभक्त है। सरकारी तनख्वाह देती है, दिल के बहलाने के लिए गाली, ख्याल अच्छा है। कोई भी आइए सरकार का नौकर है, इस बात को आप समर्थन देते हैं? नहीं, आप हमारे उत्तर दिए हमारे सवाल का, आप इस बात को समर्थन देंगे कोई भी आईएएस ऑफिसर सरकार का नौकर है? हाँ, सरकार का नौकर है। नहीं है सर, नहीं है, संविधान में नहीं लिखा है सर। संविधान में ये लिखा है कि कोई भी अधिकारी है, कोई भी पुलिस ऑफिसर, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे पॉलिटिशियन भी, वो जनता का नौकर है सर, इस देश का नौकर है, पॉलिटिशियन का नौकर नहीं है वो। पहली बात तो ये आप जान लीजिए। दूसरी चीज जनता के प्रति उत्तरदायी है, पहले अधिकारी जनता के प्रति उत्तरदायी है। जो सवाल कर चुके हैं उसका आंसर मैं कंप्लीट कर लूं, फिर अगला पूछिए आप। अच्छा बोलिए। आपने कहा कि हवलदार से शुरू करें कमिश्नर तक ले जाएं सर, ठीक है। जब विद्यार्थी ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है या फिर 12th कंप्लीट करता है, तब वो एलिजिबल होता है प्रक्रिया के लिए, भर्ती प्रक्रिया के लिए, ठीक। और हवलदार से कमिश्नर तक पहुंचने के लिए कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सर, जहां तक मुझे पता है। मेरे जानने वाले, मेरी बात सुन लीजिए पहले, क्या है? और अगर 50 साल एज अ मेडिकल स्टूडेंट में हूँ, मुझे जहाँ तक पता है कि अगर 50 साल के ऊपर जब उम्र बढ़ने लगती है सर, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बॉडी कमजोर पड़ने लगती है सर। और ऐसे स्थिति में मोदी जी को रिटायर हो जाना चाहिए, 75 के ऊपर है, इसीलिए तो युवाओं के हाथ में मैं बता दूं सर, हमने तो ये सुना मेरी था बात कि सुन लीजिए सर, अब मेरी बात, धूप में बाल सफेद नहीं हुए। मेरी बात सुन लीजिए सर, को लॉजिक दे रहे हो। तो ये मैं लॉजिक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं संविधान को फॉलो करता हूँ। संविधान में खुद लिखा है कि 70 साल के ऊपर कोई नहीं किसी को तो कुर्सी पे बैठेगा। क्यों बैठा है वो तो संविधान को फॉलो नहीं कर रहा है ना। मोदी संविधान को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर 70 साल के ऊपर है वो कुर्सी पे क्यों बैठा है? भारत का संविधान 70 के ऊपर बैठने का इजाजत देता है? आप बताइए, आदमी पागल हो जाता है? बैठने का इजाजत देता है कि नहीं? 70 के बाद आदमी पागल हो जाता है? बैठने का इजाजत देता है कि नहीं? 70 के बाद मैं क्या बता रहा हूँ सर, 70 के बाद अपनी दुकान पे बैठ सकता है, अपनी फैक्ट्री चला सकता है, अपना कारखाना चला सकता है, अपना किसी भी मेरी बात सुनिए, ये क्या लॉजिक है? ये क्या लॉजिक है? 70 के बाद पॉलिटिक्स कर सकते हैं? मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, के बाद यहाँ खड़े हो जाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए सर, क्या पैरामीटर है? मेरी बात सुन लीजिए, हो जाएगा अगर वो 70 साल, वो किसी ऐसे, मेरी बात सुन लीजिए सर, 90 साल पे चला रहा है राष्ट्रपति देश को, आप 70 साल बोल रहे हो। मेरी इस बात आप नहीं सुन रहे, मेरी बात आप नहीं सुन रहे। वो किसी ऐसे संवैधानिक पद पे नहीं बैठ सकता जिस पद पे बैठ के किसी बहुत सारे लोगों को। आप इतने स्टैटिक क्यों हो रहे हो? मेरी बात सुनो, कॉकरोच, मेरी बात सुनो। आप मेरी बात नहीं सुन रहे सर। 70, आप ये कह सकते हो कि अगर उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसकी शारीरिक हेल्थ ठीक नहीं है। मैंने ये नहीं बोला, मैं ये बोल रहा हूँ 70 आपने बोला, संविधान में लिखा है, संविधान में कहाँ लिखा है 70 के बाद रिटायर हो जाएगा कोई? कहीं लिखा है? मेरी बात मुझे नहीं पता, मेरी बात सुन लीजिए सर, संविधान में भाई साहब लिखा है तो कमेंट में बता दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए सर, भारत के संविधान के हिसाब से 70 साल के बाद कोई भी सरकारी पद पे रह सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री रह सकता है, नहीं रह सकता। आपको नहीं पता है तो आपको पढ़ना चाहिए। हाँ तो मैं पढ़ लूंगा। हाँ वो पढ़ लीजिए, 1 मिनट। लेकिन मुझे तो ये पता है भारत के संविधान में लिखा है कि कैबिनेट सचिव बने रहे सर, उसको एक्सटेंशन मिलता रहा सर। अभी डोभाल, मैं देख रहा हूँ अजीत डोभाल लगातार बने हुए हैं, मैंने उसको देखा। इनसे पहले जो कौन से हमारे वो थे, तो लगातार बने हैं सर, तभी तो हम लोग बार-बार आतंकियों का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। कितने हमले हो रहे हैं बताइए आप? इससे पुलवामा में नहीं हो रहे थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ सर। हो रहा था, इतना ज्यादा नहीं हुआ था। मुंबई बम, ये बताइए पुलवामा, ये बताइए पहलगाम अटैक के 15 दिन पहले उसके हमेशा वहाँ पे सिक्योरिटी रहती थी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, वहाँ पे जिस जगह पे वो एक क्रिटिकल जोन माना जा रहा है, हमेशा उस पर सिक्योरिटी रहती थी। 15 दिन पहले सिक्योरिटी क्यों हटाई गई वहाँ से? कौन जवाब देगा इसका? राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री जो हैं, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ये बोलते हैं कि अगर एक लाइन में मैं जवाब दूं देश की जनता को कि कोई क्षति पहुंची है, एक भी जवान शहीद हुआ है कि नहीं, तो मैं ये बोलूंगा तो राजनीति ही तो हो रही है यहाँ पे। नहीं, राजनीति हो रही है। मैं बात सुन लो, आप मोदी जी की बात करना, जो डोभाल की बात करते हो, मोदी जी मैं तो मोदी के काम बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ 70 साल की बात। मेरी बात सुन लीजिए, आप न राजनीति यहाँ अजीत डोभाल से अगर आप कर रहे हैं तो अजीत डोभाल के प्रोफेशन पे भी सवाल उठेगा, क्योंकि वो प्रोफेशन उनका है। हाँ, खुफिया के चीफ हैं, तो उनके रिलेटेड
रिलेटेड अगर कोई गलती हो रही है तो उनका नाम आएगा सर। अगर तो कोई भी कुक है, खाने में गड़बड़ी मिलती है तो खाने वाला दोषी नहीं, कुक दोषी होगा सर। मेरी बात सुन लीजिए आप। 70 साल के ज्यादा ये बताइए सर, ये कारण है, ये बताइए 70 साल से ज्यादा ये कारण है, ये 70 साल से ज्यादा ये कारण है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कारण है, लेकिन ये जरूर कहूंगा सर, ये जरूर कॉकरोच, फिर वही बात है, मैं पलटने वाली बात है। कॉकरोच अगर पलट जाता तो सीधा नहीं होता गुरु सर। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पलट जाता तो सीधा नहीं होता। मेरी बात तो सुनिए आप, मैं बिल्कुल नहीं पलट रहा हूँ, आप हमें डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं डाइवर्ट होने वाला नहीं हूँ सर, मैं डाइवर्ट होने वाला नहीं हूँ सर। आप किसी अलग अटेंडर से बात कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, तो प्लीज आप सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि 70 साल के बाद कोई बैठा रह सकता है कि नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, आपने कहा। हाँ बिल्कुल कहा। तो अगर किसी को किसी चीज की जानकारी नहीं रहती है, आप दोस्तों आप बताएं, जो देख रहे हैं वीडियो को वो बताएं। गूगल है, अगर किसी चीज को कभी जानकारी नहीं होती है तो वो अपनी गलती माने और ये बोले कि सर मुझे जानकारी नहीं है, जब तक मैं इस पे जानकारी नहीं करूंगा, जब तक मैं इस पे जानकारी नहीं करूंगा, संविधान में लिखा है कि 70 साल के बाद कोई भी सरकारी पद नहीं ले सकते। इनको जैसे कोई जानकारी जब तक नहीं है, लगता है आपको सर, पता होना चाहिए। दूसरी चीज सर, गूगल बाबा पे मत पूछिए सर, ना आप संविधान में पढ़िए। नहीं सर, मुझे कॉकरोच पलट गया, मैं बता दूं नहीं सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत खोलिए, पहले बता दूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत पूछिए सर, ना मैं अभी भी अपील कर रहा हूँ दोस्त, आप भरोसा करिए, व्हाट्सएप कर लेंगे, मैं पढ़िए सर। आप अगर खोलना है तो संविधान की बुक, वो बच्चा रखा है, संविधान की बुक रखा है सर, वो उठा के पढ़िए। दूसरी चीज सर, ये अजय डोभाल की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, अगर अजय डोभाल की बात है तो 70 प्लस हो चुके हैं, हर चीज की एक समय सीमा होती है, संविधान में लिखा है कि अगर समय सीमा तक आप किसी पद पर रहते हैं, उसके बाद में जब वो आपको हट जाना चाहिए, आपको रिजाइन करना चाहिए। कुछ पढ़ लूं, पढ़िए। शिवा ने मुझसे कहा, ये इस पे मैं इस पे एग्री नहीं हूं, नहीं हो एग्री, बोलने तो दो, बोलने की स्वतंत्रता है। I do not trust on the social media on the WhatsApp University। ओके, बोलने की स्वतंत्रता है, नहीं हमारे सामने इसको आप स्वतंत्रता नहीं है बोलने की, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को हम नहीं सुनेंगे। बस मैं इतना कहूंगा, अरे भाई सर जो बोले हैं वो भी आप सुने हैं, मैं जो बोला हूँ वो भी सुना हूँ। भारत का संविधान ये हमें बोलता है, ये हमें सिखाता है। आप संविधान जरूर चेक करना कि उसमें सरकारी पद पे ये जरूर चेक करना कह रहे हैं, मैंने चेक किया है। कितने साल तक प्रधानमंत्री के पद पे बना रह सकता है, ये आप बताइए कमेंट में। हाँ मैं पढ़ता हूँ, आप बताइए। और ये कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है, तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ ना, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, अरे भाई पढ़ने तो दो, मेरे सामने मत पढ़िए, मेरे सामने मत पढ़िए। तो व्हाट्सएप में कहा ना कि मुझे विश्वास नहीं है, बदमाशी है यार। आप संविधान की बुलाइए ना। अच्छा मैं आपको बोलने तो वहाँ से बताऊँ, अरे तो बोलने भी तो दोगे यार, मेरी बात सुनो, कॉकरोच हो तो खा जाओगे यार, बोलने अरे सर 1 मिनट रुको, खाने पे तो आप लगे हैं, अरे यार तो आप लगे हैं, नहीं अरे 1 मिनट रुको ना, आप तो पढ़िए, उधर मैं बात कर रहा हूँ, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम जो देश की जनता हमारे भाई बहन देख रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। फिर मैं कर लेता हूँ। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि भाई बोल रहे हैं कि 70 साल के बाद बना रह सकते हैं, आप बताइए कमेंट में, गाली वाली मत दीजिएगा, ईमानदारी से पीसफुल तरीके से इज्जत के साथ में बताइएगा कि भारत के संविधान में यह मेंशन है कि नहीं कोई भी प्रधानमंत्री 70 साल के ऊपर नहीं रह सकता। अब मैं बोल लूं, और दूसरी चीज, अब मैं बोल लूं, इन्होंने अजय डोभाल का बात किया, तो यहाँ पे अजय डोभाल के बारे में हम बात नहीं करेंगे। मैंने सर से पहले बोला था, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप शिक्षा पे बात करिए, शिक्षा में हुई गड़बड़ी पे बात करिए, कौन जिम्मेदार है उस पे बात करिए, और क्या होना चाहिए, क्या मांग है, क्या नहीं होना चाहिए उस पे बात करिए। सबसे पहले चीज, आप पूरा इंटरव्यू देखें, आप आकलन कर लीजिए इन्होंने कौन सा टॉपिक से कहा। नहीं हम, अरे सर मैं डरूंगा, आपके साथ आऊंगा। अच्छा मैं आपसे क्यों डरूंगा सर? मैंने एक सवाल पूछा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सवाल यार बोलने तो दो यार, ये तो बदमाशी है, यूनिवर्सिटी का सवाल बोलने तो चाहिए सर, बोलने दिए ना व्हाट्सएप। अरे मैं मेरे को भी तो बोलने दो, चैनल मेरा है, आप अपने बुद्धि विवेक से सवाल कीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं सर। चले जाओ भाई, आप चले जाओ, बुद्धि विवेक से पूछिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं सर। चले जाओ, मैं बात कर लूं अपनी। असलियत आप लोग देख सकते हैं, असलियत आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप जाओ। हमें पहले से पता था भाई कहाँ से हैं, कौन से मीडिया से हैं, बट फिर भी मैंने इंटरव्यू दिया कि चलिए हो गया, मेरे पास जो नॉलेज है। ठीक है आप लोग डिसाइड करिए, ठीक है बस हो गया। मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं इनके मुझे इनके विचारधारा से, इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से परेशान होके मैं। अरे तो पढ़ने तो दोगे भाई, क्या लिखा है? अरे पढ़ने तो दोगे यार, बार बोलो, आप पढ़ने तो दोगे यार, आप संविधान उठा के आप संविधान उठा के पढ़िए। मैं अरे तो मुझे छोड़ दो ना, ये 2 सेकंड नहीं दे रहा बंदा, 2 सेकंड से नहीं दे रहा, बोलने तो दो यार, 2 सेकंड बोलने की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, आप लोकतंत्र का गला काट रहे हैं, बोलने की आजादी नहीं है यार। आप लोग अच्छा 1 मिनट 1 सेकंड
10 सेकंड तो बोलने दो। ये भाई लोकतंत्र का 10 सेकंड नहीं बोलने, हम नैनो से आप काट रहे हो गुरु। अरे यार 10 मिनट बात रखने दो भाई, 2 सेकंड तो बोलने दो, 2 सेकंड तो बोलने दो, 2 सेकंड तो बोलने दो, 2 सेकंड। अरे यार बोलने नहीं दे, अरे बोलने दो। अच्छा अरे तो यार 1 सेकंड रुक जाओ। अरे मेरी बात सुनो। अच्छा भाइयों, मैंने एक सवाल कहा, गूगल से कहीं से भी सर्च कर। अरे मैं एक सवाल पूछा, मैं आप सबसे पूछता हूँ। अच्छा आप सबसे पूछता हूँ। हाँ भैया, और एक मिनट रुको, 1 मिनट, मैं इन सबसे पूछता हूँ। भैया मैंने एक सवाल पूछा, अरे यार सुनने का मादा रखो यार, भाग रहे हो यार। हाँ भाग रहे हो यार, बैठ जाओ। मैंने भाई आप सबसे एक सवाल पूछा, मुझे नहीं पता, मैंने ये सवाल पूछा, क्या भारत के संविधान में ऐसा लिखा है कि 70 साल के बाद कोई काम नहीं कर सकता? नहीं नहीं, इन्होंने कहा लिखा है, मोदी ने बोला था। नहीं इन्होंने कहा लिखा है, मैंने ढूंढा, इसमें कह रहा नहीं लिखा। आप इधर आओ बड़े भाई, आप भी कॉकरोच आंदोलन में हो। तो ये मुझे बोलने नहीं दे रहे, कह रहे मैं मोदी भक्त हूँ। मैं कह रहा हूँ मोदी की भी जिम्मेवारी है, तो ये कह रहे मोदी की जिम्मेवारी नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेवारी। मोदी भक्त हूं मैं। आपने अभी बोला, मैंने, आप लोगों ने सुना भाई? आपने बोला तो आप सुनो मेरी बात से। नहीं आपने बोला, आपने बोला, किसने बोला? हाँ नहीं, इन्होंने कहा सुनो। अच्छा बैठ जाओ, आप क्लिप दिखाइए। अच्छा बैठ न्यूज चैनल बताओ मिनी संसद। अरे 2 मिनट रुको ना, रुको, अभी काम करो, अभी साफ हो जाएगा ना, अभी साफ हो जाएगा। हमें क्लिप दिखाइए आप, जिसमें मैं बोला हूँ कि मैं मोदी भक्त हूँ। अरे पूरा बोले हो यार। मिनी संसद के नाम से हाँ, मेरा ये वाला है। हाँ। 2 मिनट रुको। अरे वही है, अरे रुको ना, अभी समझ जाएगा कहाँ से किस हमें दिखाओ आप। कैसी न्यूज चलती है। हाँ खोल लो, पहली न्यूज कर लो सुबह वाली। मैं सब छोड़ो ना सर, मैं सारी देख लूंगा ना, क्यों घबरा रहे हो? अरे हम घबराते तो